आप तमाम जानते हैं रिफॉल मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से जिस किस्म का कर्जा लिया गया उसको लेकर कहीं ना कहीं न सिर्फ मैसूर बल्कि पूरी रियासत में चर्चा आम हो चुका है। हर एक की ज़ुबान पर कल यानी 30 नवंबर को होने वाले एक्शन के बारे में एक तरह की तशवीश और फिक्र का इजहार किया जा रहा है और उसको लेकर आपने जानते हैं कि कई एहतजाज कई बयानात भी जारी हो चुके हैं। जहां हमने तमाम के बयानात लिए वहीं इसी RMET के जॉइंट सेक्रेटरी साबिक कारपोरेटर KC शौकत पाशा का बयान लिया ताकि हक़ाइक़ आपके रूबरू तमाम तरीके के पेश हो सकें और आप जान सकें कि उनका मौक़िफ़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। शौकत पाशा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आप शहर मैसूर के एक नामवर हस्ती हैं और आपकी खिदमत में कोई इनकार नहीं है, लेकिन जहाँ तक फ़ारूक़िया का मसला है, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने बुजुर्गों से सुना है कि अज़ीज़ साहब मरहूम ने उन्हीं की ज़ेर सरपरस्ती आपको रिफॉल मुस्लिमीन का जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया। तो ये कहीं ना कहीं आपकी काबिलियत पर एक सवाल आ गया है आज कि बीइंग ए जॉइंट सेक्रेटरी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपका एक बयान अभी तक क्यों नहीं आया? इसके पीछे क्या चीजें हैं जो अवाम को मालूम नहीं हो रही? हो सकता है गुमराह की बातें भी सामने आ गई होंगी, जो लोगों के इल्म में नहीं है वो बातें भी होंगी, लेकिन हम आने का मकसद यही है कि आप जो जानते हैं बीइंग ए जॉइंट सेक्रेटरी आप अपना अखलाकी फर्ज बनता है, क्योंकि आप हमेशा एक काज को लेकर चल रहे हैं। इसमें समझता हूँ कि मैं हमारा आना आपके लिए जरूरी था। क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मरहूम अलहाज आदिल सेठ साहब का अभी भी शुक्रगुजार हूँ और वो मेरे मेंटर हैं। ज़िंदगी भर जो है मैं उनका एहसानमंद रहूँगा। उन्हीं की बदौलत जो है मैं यहाँ तक पहुँचा भी हूँ। और रहा उनकी दूरअंदेशी, उनके ख़यालात, तो वो सोचकर जो है मुझे अकेले को नहीं, आरिफ महकरी को और हमारे प्रोफेसर अखिल साहब को ऐसी शख्सियतों को ढूंढ कर जो है उन्होंने ट्रस्ट में डाला। एजुकेशन ट्रस्ट था, एजुकेशन को सामने लाना चाह रहे थे, एजुकेशन को बढ़ाना चाह रहे थे। उस वक्त के हालात के मुताबिक 1985 में उन्होंने बुज़ुर्गों के साथ जमकर जो है उसे ट्रस्ट में कन्वर्ट कर कर एक बेहतरीन एजुकेशन, ऊंचा एजुकेशन लाने के नियत के साथ। तो शौकत साहब, जो बात सोसाइटी की आ रही है कि आदिल सेठ साहब मरहूम के जिंदगी में ही उन्हीं की सरपरस्ती में हुआ है, सोसाइटी से ट्रस्ट उन्हीं की तरफ। देखिए, ये बात बिल्कुल सामने नहीं थी, उन्हीं की सरपरस्ती में हुआ है। हाँ। वो ये चाह रहे थे कि ट्रस्ट बनना और ट्रस्ट बनने के बाद में जो है बाकायदा इसको एक अच्छा एजुकेशन जो ऊंचे लेवल तक ले जाना बोलकर उनकी ख्वाहिश थी। ये यहाँ तक कि उन्हें एक यूनिवर्सिटी बनाना का बोलकर उनका ख्वाब था। उसी वास्ते में जो है हमारे प्रोफेसर अखिल साहब को भी जो है ढूंढकर ले लेकर उनको नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट बनाकर उसके बारे में जब तक उन्होंने रहे बाकायदा मीटिंग्स में अपना पूरा वॉच करते थे। बिल्कुल ठीक चल रहा था वो 2004-2005 तक भी जो है ये प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल से एक हाई स्कूल लेवल तक रहा वो। हाई स्कूल लेवल और D.Ed कॉलेज दूसरा वगैरह बनाने का इनका क्लासों में था वो। अब 2005-06 के बाद में जब तब तक का जो है हालात बिल्कुल ठीक थे। एजुकेशन अपलिफ्ट करने के लिए, एजुकेशन के डेवलपमेंट वास्ते जो करना है उस तरीके से पूरा प्लान के तहत चल रहा था। बाकायदा मीटिंग्स वगैरह भी हो रहे थे, सजेशंस भी हो रहे थे। लेकिन 2008-09 में जब BDS कॉलेज शुरू करना बोलकर एक डिसाइड करें, तो BDS कॉलेज और उसके साथ में दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज करना बोलकर जब डिसाइड करें, उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ में फैकल्टी ये सब जो है इनके रिक्वायरमेंट के वास्ते में फंड्स की कमी होने की वजह से उस वक्त उन्होंने ताज मोहम्मद सेक्रेटरी उन्होंने बैंक से कुछ लोन लेकर हमें सपोर्टिव लेकर जो है इसे किसी हालत में भी सक्सेस करना बोलकर कुछ अप्लाई किए हो। अच्छा सर, यहाँ कितने को अप्लाई करे, किस तरीके से करे, क्या करे, एक जनरल किस तरीके से एक ओपिनियन के साथ में, एक परमिशन के साथ में, एक ट्रस्ट में एक रेजोल्यूशन पास कर करे। अच्छा सर, 2005 में जो आप बात बता रहे हैं, 2005 में तमाम लोगों के सामने 2008 हाँ, ये 2007 से ही लोन का ये जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। 2005-2008 ये BDS जब बनाने का इन्होंने लिए थे उस वक्त शुरू करे। तो आपको इल्म में था क्या? हाँ, इल्म में था वो।
इल्म सर था। इतना 9 करोड़ भी? इतना 9 करोड़ बोल के कितना पैसा वो हमको उसका इल्म नहीं था। हाँ। लोन कुछ सपोर्टिव लोन ले रही बोलकर एक, लेकिन अमाउंट आपको पता नहीं था? अमाउंट कितना क्या करोड़ उसके बारे में अपना अच्छा। उसका ये नहीं था। जी। तो उसके बाद में जो है वो प्रोसेस को जब गए थे तो मीटिंग में जब डिस्कशन हो रहे थे तो की इतना होने के बाद अभी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी तक इसका बीडीएस का क्या हुआ बोले तो उस वक्त प्रोसेस में जब ये प्रोसेस चल रहा था, प्रोसेस में जरा टेक्निकल इश्यूज की वजह से तकरीबन 2 साल इनको परमिशन मिला नहीं। अच्छा। ये शुरू करना था पूरा कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर फैकल्टी लेकर सबको लेकर जिनको करना था, क्या तरीके से एडवांसेस करना था, सब कर रेडी कर लेने के बाद मैंने शुरू करना था। इनको 2 बरस जो है इनको ये परमिशन नहीं मिले बिकॉज ऑफ सर्टेन टेक्निकल इश्यूज हो। तो वहां से जो है ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। बाद में बीडीएस का अप्रूवल भी मिल गया और अल्लाह फजल करम से बेहतरीन तरीके से वो एजुकेशन चलते रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें वहाँ से डॉक्टर बनकर निकले। ये सब भी था। वो ये हालात, इन हालात में रीपेमेंट जो था वो रीपेमेंट होकर नहीं है। सर 2011 में जहां तक मैं जानता हूँ पहली नोटिस जारी हुई, एनपीए का वो ये आ गया था, तो इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई थी। उसमें क्या हुआ सर? क्या ये उस वक्त क्या 10 करोड़ समथिंग रिकंस्ट्रक्शन लोन रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए थोड़ा बहुत 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए जो ओवर ड्यू इंटरेस्ट था उसको एटलीस्ट मिनिमम उतना पैसा देकर उसके बाद में रिकंस्ट्रक्शन करना बोलकर कुछ डिस्कशन थे। उस वक्त जो है फंड्स 2-4 जगह से सर उस नोटिस में बाकायदा ये तहरीर था कि 10 करोड़ 7 लाख कुछ समथिंग रिपेमेंट करना बोलते, तो आपके इल्म में आ गया था सर इतना बड़ा अमाउंट है? नहीं, ये 10 करोड़ चिल्लर का जो नोटिस उनको आई थी उसमें इन्होंने जाकर जो कंसर्न एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को उनको सब बात कर रहे अच्छा। उतना नहीं बन सकते बोल कर रहे, कुछ अमाउंट रिड्यूस करा कर रहे, वो एक अमाउंट बंदे उन्होंने लग जाकर। अच्छा, लेकिन आपके इल्म में तो आ गया था कि 10 करोड़ समथिंग लिए ही बोले। तो उस वक्त आया था ये 9 करोड़ चिल्लर लेकर ही। जी। 9 करोड़ चिल्लर आए हैं। 9 करोड़ चिल्लर को तकरीबन 14 करोड़ के हिसाब से इसका अमाउंट हो गया है। इंटरेस्ट बढ़कर इतना हुआ है। उसे हमें सजेस्ट भी कर रहे थे किसी भी सूरत में इंटरेस्ट इतना ज्यादा देना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बड़ा लेकर मुश्किल हो जाती वो। उस वजह से सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करके जो है इंटरेस्ट क्लियर करके लोन क्लियर करना, उधर तरफ कॉन्सेंट्रेट करना बोलकर। तो दरमियान में फिर उसके बाद में इन्होंने जो है उसे एमडी वो ले लेकर आए, फिर डेवलपमेंट्स करते रहे, ये करते रहे। हमसे 2013-14 के बाद में जो है हालात किस तरह के थे वो कोई मीटिंग्स वगैरह जो होना था वो मीटिंग्स हुए नहीं, किसका भी उसमें ट्रस्टीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। सो हमारे किसी भी मालूमात उसके बारे में जो है वहाँ से नहीं रहे हो। और जब भी मौका मिलता तो हमें पूछते उनको क्या है, क्या पोजीशन, क्या तरीके से अगर बोलकर नहीं वो जरा इश्यूज हैं, वो इंस्पेक्शंस वगैरह होते रहते हैं, ये इसमें बहुत बिजी हूँ, ये कॉल करता हूँ मीटिंग कर बोलकर वो मीटिंग को तो मतलब डिनाई करते गए, मीटिंग का अवॉइड करते आते थे उन्होंने। तो 2000 अब जो है रिसेंट मार्च में जो है बैंक की तरफ से कुछ सिक्योरिटाइजेशन कुछ जाकर वहां से कुछ नोटिस वगैरह आए हैं। ये नोटिस हमारे आरिफ में भी उसकी एक कॉपी लेकर जो है उन्होंने लाकर मालूम बताया ना, तभी मालूम हुआ ये नोटिस साथ में जारी हुए बोलकर। तब जाकर मैं और सदर साहब और सईद साहब सब मिलकर ताज मोहम्मद खान से बात करने के टाइम उन्होंने नहीं आप पे क्या भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसमें पूरे नोटिस जो है केयर ऑफ कॉलेज को आकर है, नोटिस पूरे यहीं पर है, उसके लिए जो कार्रवाई करना है वो कार्रवाई मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह। कोर्ट के जरिए या अमिकबल कुछ सेटलमेंट बैठकर बात करने के रिकंसिलिएशन के जरिए से ये सेटल होता है। मैं आप लोगों को भी परेशान करना नहीं चाह रहा था, उस वजह से मैं आपकी नोटिस को नहीं लाया ये बोलकर इंशाल्लाह क्या भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेटल हो जाता बोलकर बोले। तो 2014 में आरिफ नकवी ने इस्तीफा दे दिया था। 2014 में आरिफ नकवी उनके पर्सनल ग्राउंड्स के ऊपर इस्तीफा दिए थे उसको। उसे क्या भी कौन से भी दूसरे इश्यूज उठाकर उसका ये नहीं था, उनके कुछ पर्सनल इश्यूज थे, वो पर्सनल इश्यूज ले लेकर जो है 2014 में उन्होंने इस्तीफा दिए। तो
तो उसके बाद में जब ये बातचीत उनके साथ में होने के बाद में अब जो है फिर से अक्टूबर 31 को एक नोटिस जो इशू होकर है, ये नोटिस इशू होकर वो ले लेकर कर बिल्डिंग पर डालने के बाद में अभी जो अफवाहें फैल रहे हैं इसके बारे में भी हम लोग जो है बाकायदा सेक्रेटरी के टच में हैं। और उनका बोलना ये है कि एक तो मामला कोर्ट में है और दूसरा मैं नेगोशिएशन में हूँ। इन दो चीज़ों में इंशाल्लाह मसला हल होता है। दूसरी कोई किस्म की परेशानी नहीं है, तो वो कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसे जो है लोगों में एक अफवाह जैसे का फैल गया है, बेचैनी हो रही है। थोड़े दिन इंतज़ार ही करो, उसके बाद में इंशाल्लाह मैं एक मीटिंग का कॉल कर वो बाकायदा कोर्ट से या नेगोशिएशन जो हो रहा है वो मसला हल होने के बाद में पूरे जितने भी एलिगेशंस जो हो रही उसका मैं खुलासा करता हूँ बोलकर जो वादा करें। और इंशाल्लाह हमें एक्सपेक्ट कर रहे और एक 10 या 15 दिन के अंदर कुछ ना कुछ उसका उनकी एक मीटिंग कॉल करते हैं। तो कल एक्शन नहीं होगा? नहीं करे वो, मुझे एक्शन रुक जाता है या नहीं रुकता वो मुझे नहीं मालूम। तो मुझे इतना तो मालूम कि इशू कोर्ट में है जी। कोर्ट से अभी कल बात करें उसमें, हालांकि 27 को था वो, 27 से कुछ 18 जनवरी को कुछ गया है बोले, क्योंकि मामला कोर्ट में है। उसमें सिक्योरिटाइजेशन के ऊपर मामला है या दूसरा इसके ऊपर मामला है, मुझे बोला हो सकता है मामला कोर्ट में रहने की वजह। और उसके साथ में और एक क्या है बोले तो अंडे शावली का एक मसला है जी। ये अंडे शावली का मसला ऐसा है, वो उन दिनों में वो उसका मरहूम मल्हा जजिस्टर साहब रहे तक का जी 9.5 लाख रुपये उसका कंपनसेशन आया था। अंडे शावली वो 9.5 लाख रुपये कंपनसेशन जो आया, वो 9.5 लाख रुपये उन्हें एजुकेशन ट्रस्ट जो है इसको इम्प्रूव करने के वास्ते बोल के उन्हें इन्वेस्ट कर दिए थे। उसके बाद चंद साल के बाद में उनके ऊपर एलिगेशंस आना शुरू हुए। उनके ऊपर एलिगेशन जब आना शुरू हुए तो उन्होंने वो 9.5 लाख रुपए में एक जो कॉम्प्लेक्स था, एक प्रॉपर्टी, जैसे कि अब 300-200 बोलकर कुछ बता रहे, वो प्रॉपर्टी को वहां पर जो है अंडे शावली का इसमें उसे वक्फ कर लिया बोलकर बाकायदा उन्होंने उसे क्लियर कर उसे एक पत्थर भी डाल कर उस वक्त एक कमेटी भी कुछ वहां की बना कर वो मसला छोड़ दिया था। उसके बाद अब तक क्या वो अंडे शावली मकान का पत्थर डालकर पूरा क्लियर होने के बाद वो प्रॉपर्टी वक्त में रजिस्टर होकर है या नहीं होकर है, ये किसी को इल्म नहीं। सर 2018 में ये हुआ है। अभी 2018 में 2000 वो मसला 2002-2003 के बथास हुआ जी। अभी तक मुझे क्या इंफॉर्मेशन था कर बोला तो 2016 में भी जी वो ये नहीं हुआ बोलकर कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ में एक रेजोल्यूशन पास करता रहे 5000 कंपनसेशन है या 1.5 एकड़ जमीन उसके वजह देना पड़ता है कर, ऐसा एक रेजोल्यूशन 2016 में पास हो गया कर। अभी 2018 में रजिस्टर हुआ है बोले तो इसका इल्म तो हम ना रिफॉर्म मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट किसी को भी नहीं। अच्छा, अगर हो गया है हाँ। कर लिया है तो मेरे ख्याल से वो सो मोटो कर लिया होगा। अच्छा सर, ये कोलैटरल के तौर पर पहले ईज़ा दिया गया था हाँ। बाद में वक्फ बोर्ड की जानिब से उसे ये कर दिया गया। तो जैसे ये बात बैंक तक मालूम हुई तो वो यहाँ के फर्क का जो ये है और केसरे का जमीन है वो आपको पता है कि ऐसा हुआ था? केसरे की जमीन के बारे में भी किसी को पता नहीं है। अच्छा, केसरे की जमीन की खरीद को ही ट्रस्ट में बोलकर मालूम है, कहाँ खरीदे, कब खरीदे, कितने खरीदे, कहाँ है, कोई ट्रस्टी देखकर भी नहीं किसी को मालूम। सर बात यहाँ तक करें कि बड़े केसरे में खरीद कर रही सर, और बैंक से खुद हमें बताया है कि बिलवत्ता ये बात है कर इसमें ट्रस्ट के नाम से खरीद कर रही है बोलकर, लेकिन उसे फिजिकल ये जो है कहाँ पर है क्या है उसके बारे में कोई खरीदे भी हैं और वहाँ पे जो है लोगों को प्लॉट बना के बेच भी दिए। कौन करेंगे ये? वही जो बैंक से हमें मालूम पड़ा कि लोग वो जो जमीन है वो जो है वो रिफॉर्म मुस्लिमीन के कोलैटरल को दिए। ये इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है जो केनरा बैंक से हमें इन्फॉर्मेशन कौन सी जमीन इसके वास्ते में दे कर रहे हैं उसका इल्म होना नहीं है। ईदगाह की जमीन जो कोलैटरल को दिए थे वो 2015 में ईदगाह
वक्फ प्रॉपर्टी की जमीन के ऊपर लीज को लेकर बंद कर रही, तुम्हें उसे किसी हालत में भी कोलेटरल नहीं ले सकते, तुम्हें एनओसी लेकर करना था कर बोलकर वो स्टॉप हो गए, वो मुझे मालूम, वो बैंक के कब्जे से तो निकल गई वो। तो क्या रहा भी बिल्डिंग्स के ऊपर ही थी, लेकिन जमीन का मसला नहीं आता। तो इसी तरह यहाँ पर जो है अब 2018 में अगर ये वक्फ अगर बोले तो ये 2018 में वक्फ केसेस का इल्म भी किसी को नहीं है। अच्छा, अब ये सुन रही हमें अब बीच मालूम हो रहा है। सो 2018 में अंडे शावली के इसमें ये एक्सटेंट है, हो सकता है 100 मोटे कहते भी करे रहेगा अगर परमिजिबिलिटी लीगल परमिजिबिलिटी रही तो। मेरे ख्याल से डोनर का सिग्नेचर, डोनर का अप्रूवल भी होना जरूरी। वो डोनर का अप्रूवल तो बहुत पहले मरूम मजिस्ट्रेट साहब जो है उस अंडे शावली के नाम से उन्होंने दे डाले थे। वो बेस के ऊपर 2018 तक इन्होंने क्या करते थे वो समझ में नहीं आया। तो वक्फ बोर्ड क्यों रजिस्टर नहीं करवा ली? 2018 तक करने की जरूरत नहीं था, जब दिए थे तभी कर देते। तो ये अंडे शावली का मसला बात करें तो अंडे शावली को मान पड़ी जो बोले पड़ रहे हैं, वो मसला उनको उठने का सवाल ही उठता नहीं था। वो बिल्कुल सवाल ही उठता नहीं पड़ी। तनवीर सेठ पर डायरेक्ट इल्जाम डाल के उन्हीं को शामिल करें, मतलब उसका जवाब भी तनवीर सेठ दिए हैं कि अगर कुछ जरूरत है तो मुझे सामने डिबेट कीजिए। सवाल ही छुटता नहीं ना वो। जब 9.5 लाख रुपए को जो मुआविजा इसका जो आया था, वो अमाउंट में इन्होंने एक प्रॉपर्टी उदयगिरी में अंडे शावली बोलकर उसमें इन्वेस्ट कर वो प्रॉपर्टी उन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दिए, तो उनको मसला खत्म हो गया ना। फिर ये बेकार का सवाल उन्हें मान पड़ी जो है गलत तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। सर आपको तो पता ही है ना सर, लेकिन अब ये सब क्या है मालूम, जर्रे इंटरनल इश्यूज रहते हैं जी, क्या वो घर का भेदी लंका लेकिन वैसा वक्फ बोर्ड से जरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले पड़ते उनको, नहीं तो कहाँ से भी मिलते नहीं इन्फॉर्मेशन। वहां से कौन भी निकले कि नहीं ये देखो ये फला को दिए तो ये बुक बनती है, वो नहीं रहता होता आसान नहीं रहता वो। वैसा वो कहा कि किसी से भी पैसे किसी कला को जरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले पड़ते हैं। तो 2017 तक तो ये होकर नहीं है ना। आप बोले जैसा 2018 में रजिस्टर होकर बोल रही, अब 2017 तक जब रजिस्टर होकर नहीं कर बोला तो उसके ऊपर उन्होंने उंगली रखने की कोशिश की। हालांकि वो हिसाब देखे तो मैं समझता हूँ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने जो उसी वक्त जब वो वक्फ करने के वास्ते में उन्होंने डिसाइड करे थे, उस वक्त कर लेना उनकी जिम्मेदारी थी, वो कर लेना था। यहाँ कौन भी इल इंटेंशन से उसे वो पैसे का इस्तेमाल होंगे या गलत तरीके से उसे कब्जा करने की नीयत से होंगे। तनवीर से लेकिन ये तमाम दुकानों का किराया तो ट्रस्ट को ही जा रहा था ना सर? रजिस्टर होकर नहीं था, ट्रस्ट को जा रहा था, तो लेने का ये इंटरेस्ट किसका था तब? ये सवाल बोर्ड वाले आई कि नहीं कि वक्फ को ट्रांसफर डिले की करे बोलकर आपका 2018 में आपकी रजिस्टर करे तो उसी वक्त कर सकते थे ना। लैप्स हो गया बोलकर आप उसी वक्त कर सकते थे। तब तक आप 2 टर्म ना भी चेयरमैन हो रहे आरिफ मेहदी साहब उन वो टाइम को सबसे पहले रहता का जिसे फर्स्ट हाथ डाले कि नहीं कि वो करे पेंडेंसी है कर बोल कर रहे, उसे लेकर किस तरीके से काम करना वो काम कर सकते थे ना। अब 2018 में की वो सवाल उठाया और उसके साथ में उसे ये करें वो कहाँ तक वो लीगल एस्पेक्ट सही है वो वेरीफाई करना है, ये जो भी करना है वो सेक्रेटरी हैं रिफॉर्म RMAT को सब भी उनकी निगरानी में हुआ है। तो उन्होंने उसके बारे में देखना उन्होंने बोली वो चीज़ का मई रहते प्रोफेसर अखिल साहब रहते सदर साहब रहते, हालांकि हर एक आदमी भी जो है उनको हमें प्रेशर भी कर रही, रिक्वेस्ट भी कर रही, मैं फौरन जो है मीटिंग कॉल कर ये सब चीज़ों का खुलासा कर जो है एक ये प्रेस नोट बिल्कुल कंप्लीट क्लैरिफिकेशन जब तक वो नहीं होगा लोगों के ज़हन से, तो उस वास्ते में उनका एक ही चेक कहना मामला कोर्ट में है जी और नेगोशिएशन में है। इन चीज़ों के ऊपर वो क्या है सो खत्म होने तक का मैं क्या भी बोल सकता नहीं जी। तो वो खत्म कर मैं एक मीटिंग बुलाकर बातचीत करने के बाद में मैं जो है कंप्लीट क्लियर। ठीक है शोका साहब, जैसा आप देख रहे हैं आप पिछले कई दिनों से बयान चल रहे हैं, प्रोटेस्टा हो रही है, सब कुछ है, लेकिन ताजुल मसना साहब की तरफ से एक मरतबा भी कुछ भी उसका जवाब ही नहीं आ पाया। आपको बताता हूँ कि आला मस्जिद की जब स्कूल खाली की गई थी तो मैंने इनको भेजा था वहाँ पे, तो फ़ोन में मेरे से बातचीत हुई, मैंने उनसे पूछा कि स्टेटमेंट आप दीजिए, आप अगर सही हैं, आप अगर लाइबिलिटीज़ में चाहिए, तो वो उन्होंने बोले एक भाई एक मोमिन होता है, किसी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता फिर से, इसीलिए वक्त आने दो, मैं लीगली सही हूँ
तो मैं करूंगा बोले, तो बात आई गई होगी थी। तो उस दिन से लगातार अब तक जो मामला है, इस मामले में लेकर उनका अब तक जवाब सामने नहीं आ रहा। शौकत साहब, अब कल 30 तारीख है, लोगों के जहन में एक ऐसी बात बैठ गई है कि एक्शन होने वाला है, कल एक्शन होने वाला है। तो इस हिसाब से आप कह रहे हैं कि 27 तारीख तक आपको वादा किए थे कि बता देंगे बोल के। 27 तारीख को कोर्ट की डेट थी बोल के बोले थे, लेकिन आज 29 तारीख को अभी जो बोल रहे हो ना 18 जनवरी को जाकर है बोल कर। अच्छा, जो क्या मामला कोर्ट में है, शायद ये जो है रुकेगा कर बोलकर उनका एक्सपेक्टेशन है। वो सब्जेक्ट के ऊपर रह कर, अगर बैंक पार्टी है तो शायद रुकेगा, शायद। अगर वो नहीं रहा तो वो कौन सा मामला कोर्ट में है, क्या सब्जेक्ट के ऊपर है, क्या एक्ट में है, इसके डिटेल्स मेरे पास नहीं है। अगर वो डिटेल्स मुझे देखो रहते तो मैं क्लियर बोल देता कि ये क्या हो सकता है बोलकर। तो एक आखिरी सवाल आपसे, आप कौम के एक रहबर की हैसियत से मैं पूछना चाह रहा हूँ, और जॉइंट सेक्रेटरी हैं आपको, क्या ये मामले में आपका ये जो रुझान है, मतलब आपका जो ख्याल है, क्या ये काम हुआ है वो सही है या कौम के मुफाद के खातिर गलत हुआ है? इसका आप अपना तौर पर जाती स्टेटमेंट दीजिए। नहीं, मैं पर्सनल अगर पूछा कर बोला तो ये जो हुआ है वो बिल्कुल सही नहीं हुआ है। वजह क्या कर बोला तो, अगर ये जो भी है, अगर बाकायदा मीटिंग्स अगर होते तो मीटिंग्स में कुछ डिस्कशंस आते हैं, इश्यूज अगर सामने रहते हैं, तो कोई ना कोई जो है रीजनेबल और वर्केबल सॉल्यूशंस उसे निकाल कर जो है उसका एक रास्ता निकालने में आसानी होती थी वो। क्योंकि बरसों से मीटिंग नहीं हुई है, हालात से जो है हमें पूरे जो है बिल्कुल वाकिफ नहीं है, उसमें जो है ये हालात थोड़ा बिगड़ गए हैं। तो ये सही हुआ है ये बिल्कुल मैं नहीं कहता। वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना था, उसका रीपेमेंट करना था, नहीं तो वक्त पर जो है उसे किस तरीके से कहाँ पर हैंडल करना उस तरीके से हैंडल करना था। वो जो है इंडिविजुअल जो होकर जो करे ही उसकी वजह से ये सब भी इनको फेस करने का मौका मिल रहा है। अब हम जो जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें भी वहाँ के स्टूडेंट हैं, इस तरह आप जानने वाले आपके बहुत हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आखिर में कल एक्शन को लेकर, देंगे जॉइंट सेक्रेटरी क्या कहना? मुझे अल्लाह के ऊपर भरोसा है और उम्मीद भी है, और दूसरे ट्रस्टियों से भी मैं बात किया हूँ। इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ कि इंशाअल्लाह इंस्टीट्यूशन किसी भी हालत में हाथ से नहीं जाएगा। इंस्टीट्यूशन किसी भी हालत में भी हाथ से नहीं जाएगा। हम कुछ परेशानी है वो इंशाल्लाह खत्म हो बहुत इंशाल्लाह खत्म होगा। शुक्रिया शौकत साहब, आपको इतना वक्त दिया हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।